निवेश की राह भले ही आपको आसान लगती है, लेकिन आसान से भी ज्यादा वो कई बार बोरिंग होती है। और यही बात निवेशकों को बहुत ज्यादा परेशान करती है, खासतौर से उस समय जब बाजार में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन आज बाजार के उतार चढ़ाव में आपको दिशा दिखाने के लिए, आपको और ज्यादा पुख्ता रूप से अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए हमारे साथ बाजार की दिग्गज वॉइसेस जुड़ गई हैं। कोटक म्यूचुअल फंड के नीलेश शाह सर, स्वागत है आपका एक बार फिर थैंक से। यू। मार्गदर्शन करेंगे आप दर्शकों का। लेकिन उससे पहले मुझे आपसे ये जानना है कि आप थोड़े से क्रिकेट के आप शौकीन हैं, मैं जानती हूँ। आईपीएल का माहौल जो है वो शुरू हो चुका है और एक्साइटमेंट बहुत सारी जगह पर है। बाजार में तो एक्साइटमेंट और अनिश्चितता है ही, लेकिन उसके अलावा आप देखिए रोमांच बहुत ज्यादा आ गया है जिंदगी के अलग अलग सेक्टर्स को लेके। तो कैसे कैसे आपका मूड और माहौल आजकल है? सो अगर आईपीएल सीजन को देखे, चुनाव भी है मैं चुनाव भी है, तो जो टीम में एक बैलेंस रहता है, हाँ अच्छे बैट्समैन हो, अच्छे फील्डर हो, अच्छे बॉलर हो, अच्छे विकेट कीपर हो, हाँ वो जनरली मैच जीतती है। बिल्कुल सिर्फ अच्छे बैट्समैन लेने से या अच्छे बॉलर लेने से आप मैच नहीं जीत पाओगे, सीरीज नहीं जीत पाओगे। सही बात है। तो एक निवेशक को भी अपने पोर्टफोलियो में इक्विलिब्रियम लाना जरूरी है, संतुलन बनाना जरूरी है। हाँ कुछ लार्ज कैप कंपनी हो, कुछ मिड कैप कंपनी हो, कुछ स्मॉल कैप कंपनी हो, कुछ उभरती कंपनी हो, कुछ पुख्ता कंपनी हो, हाँ ये संतुलन आपको अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में मदद करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिलहाल जो बाजार का माहौल है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आप बैठे रहो फिलहाल, ठीक है। इसीलिए भी आप देख रहे हैं हम जो इंटरव्यू कर रहे हैं, हम हालांकि हैं तो कोटक म्यूचुअल फंड के दफ्तर में, लेकिन वहां पर हमें खूबसूरत सी जगह मिल गई है जहां पर हम आ गए इस खुशनुमा माहौल में पूरी चैट को करने के लिए, ताकि बाजार की ही बात करेंगे लेकिन अलग तड़के के साथ। तो शांत रहें फिलहाल, सब चिंताएं छोड़ दें। अगर आप क्वालिटी कंपनीज में निवेश करके बैठे हैं हाँ तो शांत रहिए। ठीक है। भारत $4 ट्रिलियन से 25 ट्रिलियन, 30 ट्रिलियन, 35 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। हाँ उतार चढ़ाव आएंगे, बट अगर आप बैठे रहेंगे तो मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे। बट अगर आप कचरा स्टॉक में बैठे हैं, जहां पे प्राइसेस अपने फंडामेंटल से बहुत आगे चले गए थे, वहां से निकल जाइए। वहां पे प्रॉफिट या लॉस जो भी है बुक कर लीजिए। जब आप एक राइजिंग टाइड पे बैठे इंडिया की, आपका सबसे बड़ा दायित्व होता है कि ऐसी नाव में बैठे जहां पे छेद ना हो। हाँ हाँ ये आपने पते की बात कही। और ये बात उन निवेशकों को ध्यान में रख लेनी है जो हाल फिलहाल में बाजार में आए हैं, जिन्होंने उतार चढ़ाव देखा नहीं है, बाजार की बस एक साइड की आपने दिशा देखी है। तो मौसम तो हम देख रहे हैं अलग अलग शहरों में अलग अलग होता जा रहा है, बाजार का भी मौसम कुछ खास नहीं है। जो बातें आपने कही मुख्य तौर पर मिड कैप स्मॉल कैप पे ज्यादा लागू भी होती है, और इसको लेकर रेगुलेटर ने चिंता भी जताई है। और साथ में हमने देखा कि म्यूचुअल फंड्स ने एक्सरसाइज भी एक की जहाँ पे स्ट्रेस टेस्ट के नतीजे भी आए हैं, आपके भी मिड कैप और स्मॉल कैप के नतीजे आए हैं, जहाँ पे 17 दिन मेरे ख्याल से 25% लगा पोर्टफोलियो को लिक्विडेट करने के लिए मिड कैप स्मॉल कैप में, और कुछ 34 और 33 दिन लग रहा है स्मॉल कैप मिड कैप का 50% को लिक्विडेट करने में। अच्छा, लोगों को ना ये मैसेजिंग क्लियर नहीं जा रही है सर, क्योंकि एक तो उनको समझ नहीं आ रहा कि स्ट्रेस टेस्ट हुआ क्यों है। उनको लग रहा है कि अच्छा स्ट्रेस टेस्ट है तो मतलब मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट आने वाली, तो कहीं बेच ना जाओ। अलग अलग वर्जन है निवेशकों के। आसान भाषा में तो आप समझाएंगे ही समझाएंगे, उसके साथ साथ मुझे ये भी आपसे समझना है कि पास और फेल होने वाला जो फंडा है ना, वो कितना सही पैमाने पर बैठ रहा है, और उससे जो दर्शक देख रहे हैं जिन्होंने आपके मिड कैप स्मॉल कैप में पैसे लगाए हैं, वो किस तरह का मैसेज लें। सो स्ट्रेस टेस्ट एक स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज है। हाँ रेगुलेटर ये इसलिए करना चाहता है ताकि लोगों अच्छा डिसीजन ले सके। इट्स मोर ट्रांसपेरेंसी। हाँ हाँ। हमारे सारे फंड में हम स्ट्रेस टेस्ट पिछले कई सालों से कर अब रहे हैं। करते आए, पहली बार शायद पब्लिक ये हुआ खाली है ये। पब्लिक पहली बार हाँ हुआ है, हाँ और हम लोग जो एडजस्टमेंट करना है वो करते रहेंगे। हाँ। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारी अग्नि परीक्षा कोविड के समय में हो हो गई गई। ना। हमारी दफ्तरें खुले थे, मार्केट जोर जोर से गिर रहा था, उस समय में भी हम अपने निवेशकों को पैसा सही समय पे दे पाए। बिल्कुल तो अग्नि परीक्षा से निकल चुके हैं, अब स्ट्रेस टेस्ट से क्या स्ट्रेस होगा। ये आपने बिल्कुल सही कही, स्ट्रेस टेस्ट से क्या स्ट्रेस होगा। और इसीलिए भले हमें थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया, बिकॉज हमें आप लोगों के रिजल्ट इकट्ठा करके दर्शकों को समझाना था, लेकिन अब ये हर महीने की एक्सरसाइज हो जाएगी। हर महीने की Yes. एक्सरसाइज में एमफी की वेबसाइट पर आपको जो है ये डेटा मिल जाएगा, एएमसीज की वेबसाइट पर भी आपको डेटा मिल जाएगा, और बहुत आसान भाषा में आपको समझाया हुआ भी डेटा मिल जाएगा। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि
जो स्ट्रेस टेस्ट कराया गया है उसमें जो फंड मैनेजर्स फॉर्मूला अपनाते हैं, जो फंड मैनेजर्स लिक्विड इनलिक्विड स्टॉक्स को इकट्ठा करते हैं, हम देख रहे हैं कि पीज जो है वो थोड़े से अननेचुरल लेवल्स पर पहुंच चुके हैं। अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें जहां पे लग रहा है कि अब थोड़ा सा अर्निंग्स या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाए कंपनियों की, तब जाके कोई फायदा भी होगा। तो बतौर फंड मैनेजर और बतौर फंड हाउस आपका व्यू क्या है, किस तरह की एवरेज पी की आपकी कंपनियां हैं स्मॉल कैप्स में, और किस तरह से आपके फंड मैनेजर्स आगे बढ़ रहे हैं? सो एक बहुत पहले एक निवेशक ने मुझे बहुत अच्छी बात कही थी कि नीलेश भाई, आप ऐसी गलती मत करिए जो मैं खुद कर सकता हूँ। मैं जब आपको पैसा देता हूँ तो एटलीस्ट ये एक उम्मीद तो कर दूं कि आप वो गलतियां नहीं करेंगे जो मैं कर दूंगा। हाँ। एंड वो चीज मुझे आज तक पते पे है। अच्छा। मुझे ऐसी कंपनी में निवेश करना है जो सही हो हाँ। और जो रीजनेबल प्राइस पे मिल रही हो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं बहुत महंगी खरीदूं तो मेरे और एक नॉर्मल इन्वेस्टर में फर्क फर्क क्या क्या है? अगर मैं कचरा कंपनी खरीद लूं तो मेरे और एक ऑर्डिनरी इन्वेस्टर में फर्क फर्क क्या। क्या है? हाँ। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है वो सिर्फ इसी चीज पे है, अच्छी कंपनी खरीदे, कचरा कंपनी नहीं खरीदे, और रीजनेबल वैल्यूएशन पे खरीदे, महंगे वैल्यूएशन पे नहीं खरीदे। बिल्कुल। बस ये दो सिंपल चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम पोर्टफोलियो बनाते हैं। ऑब्वियसली पूरी रिस्क प्रोसेस है जो लिक्विडिटी का ध्यान रखती है, कैपिटलाइजेशन का ध्यान रखती है, कंप्लायंस का ध्यान रखती है। हमारी कोशिश यही है कि हम निवेशकों को ऐसे पोर्टफोलियो में निवेश करने के लिए अपॉर्चुनिटी दे सके जिसकी ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ मार्केट से थोड़ी ज़्यादा हो ओके। और जिसकी वैल्यूएशन उसके सामने थोड़ी कम हो। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, मिड कैप स्मॉल कैप को लेके तो बहुत सारे दिग्गजों से आपसे भी कई बार हमारी बातचीत हो चुकी है। देखिए, म्यूचुअल फंड में जब आप पैसे लगाते हैं ना सर, तो थोड़ा सा स्टॉक पोर्टफोलियो के मुकाबले अलग नजरिया होना चाहिए आपका, ठीक है? उसमें आप ट्रेडिंग नहीं करते। हालांकि जो अभी नए तरह के निवेशक आ रहे हैं ना, वो तो विश्वास करते हैं म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने, ट्रेड करने का। वो 8 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, स्कीम्स को बेच दो, इस तरह की भी माइंडसेट है, जो कि सही तरीका नहीं होता है शायद। लेकिन बतौर मिड कैप स्मॉल कैप पोर्टफोलियो अगर आपके पास फंड हैं इस कैटेगरी के, और इनमें आप बने हुए हैं 5 6 7 साल में या उससे भी ज्यादा, तो इस तरह के स्ट्रेस टेस्ट और उतार चढ़ाव से तो आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है ना। अभी भी अगर आपको मान लीजिए फ्रॉड बिल्डिंग कहिए, बबल कहिए, जो भी हम टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा पैसा तो एसआईपी से जा रहा है ना। तो बाजार में अभी मुझे चढ़ाव दिखाई दे रहा है इस कैटेगरी में, बहुत सालों के बाद मुझे ये रिटर्न देखने को मिले हैं, आने वाला वक्त हो सकता है गिरावट का होगा, लेकिन मेरा निवेश तो जा रहा है, तो मैं घाटे में रहूंगा क्या? सो अगेन, आप किस अवधि से निवेश करते उसके ऊपर सारा दारोमदार है। बिल्कुल। हाँ। जनवरी 2020 में जो एसआईपी के निवेशक थे उनका रिटर्न बहुत अच्छा दिखता था। मार्च 2020 में नेगेटिव हो गया, 3 साल का रिटर्न नेगेटिव हो गया। अब उस समय किसी ने घबराहट में रिडम्पशन कर दिया तो उसका नोशनल लॉस रियल लॉस हो गया। एग्जैक्टली। हाँ। किसी ने कुछ नहीं किया और अपनी एसआईपी चालू रखी तो आज उसे बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। हाँ। और किसी ने उस मौके का फायदा उठाया और नई एसआईपी कर दी, एसआईपी टॉपअप कर ली, हाँ। तो आज उसे और भी बढ़िया रिटर्न मिल रहा है। तो हमारे हाथ में ये नहीं है मार्केट कहाँ जाएगा ये प्रिडिक्ट कर सके। ऐसे वॉरेन बफे ने कहा है कि ही हैजंट मेट अ पर्सन हु कैन प्रिडिक्ट टुमारो। हाँ। मार्केट में ये सत्य है। आपके हाथ में ये है कि मार्केट में अगर कुछ हुआ तो मैं कैसे रिएक्ट करूं। हाँ। सस्ती मार्केट में खरीदारी करिए, महंगी मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुक कर लीजिए और लॉन्ग टर्म अवधि के लिए अच्छे क्वालिटी शेयर्स में निवेश करते रहिए। ये 3 चीजों पे आपके रिटर्न का दारोमदार है। ओके। अच्छा, एक बात बताइए नीलेश सर, एसआईपी के आंकड़े देखिए, हम हर महीना देख रहे हैं कि रिकॉर्ड तोड़ हो रहे हैं। अब जो है हम देख रहे हैं छोटे मझौले शहरों में आपको देश के नए अमीर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर भी आपका एएमसी का फोकस है, रेगुलेटर का फोकस है, B30 टाउन्स में जो है आपको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भागीदारी दिखा दी है। लेकिन अब जो है एक डेटा जो अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो तबका है पैसे लगाने का, वो अभी भी ज्यादा एफएनओ की तरफ जा रहा है। क्रिप्टो में आप देखिए भारतीयों का रुझान बहुत ज्यादा हो गया है। ऐसा क्या है जो म्यूचुअल फंड्स के बारे में उनको भाता नहीं है, समझ में नहीं आता? एक किसी ने वॉरेन बफे से कहा था कि आप जिस तरह निवेश करते वो तो सबको मालूम है। हाँ। तो दूसरा वॉरेन बफे क्यों पैदा नहीं हुआ। सही बात है। तो वॉरेन बफे ने कहा कि मेरे पास ऐसी कोई तरकीब नहीं है जो लोगों को मालूम नहीं है।
बट लोगों के पास वो पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है जो मेरे पास है। म्यूचुअल फंड बिरबल की खिचड़ी है, पकने में बहुत समय लगता है। हाँ क्रिप्टो हो, पॉन्जी स्कीम हो, गेमिंग हो, एफएनओ ट्रेडिंग हो, हाँ ये आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है। बिल्कुल। हम मतलब एक आम का पेड़ बना रहे हैं जिसमें 12 साल के बाद अच्छे आम मिलेंगे, और लोगों को आज 2 मिनट की मैगी चाहिए। बस मैगी और आम का डिफरेंस रह गया है। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि निवेश की जो प्रक्रिया है ना थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, दाल चावल के जैसे हो सकती है। बाकी अपने पोर्टफोलियो को अगर आप डाइवर्सिफाइड रखें और अपनी जोखिम उठाने की क्षमता को समझ लें, तो यहाँ पर कोई वैसी दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए, बशर्ते आपको पता हो कि आप किस एसेट क्लास में पैसे लगा रहे हैं। अब सवाल थोड़ा सा मैं चुनाव की तरफ लेकर जाऊंगी, नहीं सीटों पर सवाल नहीं होगा सर से, लेकिन ये सवाल होगा कि जिस तरह से भारत की तस्वीर को आप उभरती हुई देख रहे हैं, लगातार आपसे बात हो रही है और लगातार आप विकसित भारत, और मोदी साहब भी विकास की गारंटी जो है आपकी बात देते हुए उनका एजेंडा भी यहीं पर है, लगातार रिफॉर्म की झड़ी भी लगाई है उन्होंने। अब विकसित भारत को लेकर आपका क्या व्यू है? अब किस दिशा में आपको लगता है कि चुनाव के बाद भारत जाता हुआ दिखाई दे रहा है? सो अगर हम देखें अपने इतिहास में, तो अंग्रेजों के कॉलोनाइजेशन के पहले हम दुनिया के एक या दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था थे। अंग्रेजों ने 200 साल तक हमें ऐसे लूटा कि हमारी ग्रोथ रेट 0 हो गई, और जो 25-30% हमारा ग्लोबल जीडीपी में शेयर था, वो गिरता गिरता लो सिंगल डिजिट हो गया। अब हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। हाँ कुछ साल में तीसरी बड़ी हो जाएंगे, अब तीसरी से दूसरी भी बन जाएंगे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल। अब हमें फोकस करना है पर कैपिटा जीडीपी बढ़ाने में। मैं दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होऊंगा, लेकिन मेरी पर कैपिटा जीडीपी तो बहुत पीछे रहेगी। तो अब मैं पर कैपिटा जीडीपी कैसे बढ़ाऊं, और उसके लिए विकसित भारत होना जरूरी है। दुनिया के बहुत सारे देश है जो मिडिल इनकम ट्रैप में फंस गए। वो आगे बढ़े बट बहुत आगे नहीं चल पाए। तो हमें वो सारी गलतियों से सीखना है कि हम मिडिल इनकम ट्रैप में नहीं आए, और एक विकसित भारत हमारे सेंटिनरी ईयर में बन पाए। रिफॉर्म्स करने पड़े, इकोनॉमिक्स से अच्छी तरह से देश को चलाना होगा, और ये जो सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने है उनको हमें कैप्चर करना होगा। अब चुनाव के बाद जिस तरह से एजेंडों की एक लहर हम आता हुआ देखेंगे, जो कि खबरों में भी चल रही है, चुनाव के नतीजे मेरे ख्याल से मोटा मोटा शायद बाजार इस चीज को भांप चुका है कि आपको एक स्टेबल और स्थिर सरकार आती हुई दिखाई दे रही है। उम्मीदों के लिहाज से आपने मुझे बता दिया, आपसे तो खैर मुलाकात होने वाली है बजट में भी, लेकिन बजट को लेकर अभी कुछ उम्मीदें अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, तो ऐसी कौन सी घोषणाएं हैं जो आपको लगता है कि हो जानी चाहिए अब की बार फुल बजट में? एक जो वोट ऑन अकाउंट में हमने फिस्कल डिसिप्लिन का रास्ता अपनाया, उसके ऊपर आगे चलना है। दूसरा, टैक्स जो चाणक्य ने कहा था कि आप ऐसे कलेक्ट करिए टैक्स जैसे मधुमक्खी मध कलेक्ट करता है, उस चीज में हमें और आगे जाना होगा। हमने बहुत सारा सफर तय किया है और आगे जाना होगा। और तीसरा, हमारे जो खर्चे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ पिछले 10 सालों में बहुत बड़े हैं, बिल्कुल सही। उसको आगे रखना है। सो बजट शुड प्रोवाइड, निवेश करो, टैक्स कलेक्शन एकदम आसानी से करो, और फिस्कल डिसिप्लिन का रास्ता अपनाओ। अभी अगर चलिए चुनाव का एक जिक्र निकला ही है और तमाम तरह के वोट बैंक्स पर हम बात कर रहे हैं, जहां पर युवाओं और महिलाओं पर जो है बहुत ज्यादा फोकस दिखाया गया है। सरकार भी लगातार संपर्क में है युवाओं के साथ, और महिलाओं के सशक्तिकरण को भी लेकर बहुत सारे कदम यहाँ पर उठाए गए हैं। लेकिन जब फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात आती है, तो इसमें कितनी तीव्रता आप देखना चाहते हैं? हमने जनधन के लिए जरिए सबको बैंक अकाउंट दे दिया। अब जन निवेश करने का मौका है। भारत सेविंग्स अच्छी करता है, निवेश के मामले में गड़बड़ कर देता है। हमें हर भारतीय को म्यूचुअल फंड या कैपिटल मार्केट का निवेशक बनाना है, ताकि वो पॉन्जी स्कीम में निवेश नहीं करे, ताकि वो गेमिंग, लॉटरी जैसे निवेश नहीं करे, क्रिप्टो, एनएफटी जैसे निवेश नहीं करे, बट वो N+FNO ट्रेडिंग कम करे।
एक वो अच्छा निवेशक बन जाए। हाँ, पर सर आपको लगता नहीं है कि जितनी दिलचस्पी क्रिप्टो जैसे टोकन्स में लोग दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये सारा पैसा जो है उस एसेट क्लास में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर मैं इनको एसेट क्लास कह भी सकूं, तो ये हमारे कैपिटल मार्केट्स के लिए एक कंसर्न नहीं हो जाएगा, एक विचार का विषय नहीं होगा? एक, हम अपनी क्रिप्टो क्यों नहीं बनाए? हाँ। और हमारे पास इतनी बड़ी मार्केट है, इतने निवेशक है, लोगों के पैसे लेके आए, हम ऐसे इनोवेशन को कैसे नहीं बढ़ाए? एक जमाना था जब हमारे वहाँ पे खोखा कंपनी का कल्चर था। हाँ। एक लिस्टेड कंपनी रहती थी, वो खोखा कंपनी रहती थी, और जिसी कंपनी को लिस्ट होना है बगैर आईपीओ के, वो उसमें मर्ज हो जाती थी। हाँ। वो इनोवेशन हमारा था। आज वही चीज ग्लोबल स्पेक बन गई, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन व्हीकल। हाँ। तो हम अपने इनोवेशन को आगे बढ़ाए ताकि लोग अपना पैसा हमारे देश में लेके आए। हाँ, बिल्कुल। सर, आपने पॉन्जी स्कीम्स की बात की और तमाम तरह के फिल्टर्स लगाने की बात की। ऐसा नहीं है कि रेगुलेटर की निगरानी या नज़र इन बातों पर नहीं है। लेकिन अब हो ये रहा है कि ये तबका इतना बड़ा है। मान लीजिए अगर मैं इन्फ्लुएंसर्स की ही बात कर लूँ, तो ऐसा नहीं कि इन पे नकेल कसने की कोई मंशा नहीं है। बिल्कुल मंशा है, तमाम तरह की गाइडलाइंस भी आ जाती है, बट विडंबना यहाँ पर ये है कि ये इतना बड़ा तबका हो चुका है। गली-गली में आपको एक इन्फ्लुएंसर मिल रहा है, वो आपको स्टॉक पर सलाह दे रहा है, वो आपको म्यूचुअल फंड में सलाह दे रहा है। इसको फिल्टर आउट करने के लिए एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी। एक चोर हमेशा पुलिस से आगे ही रहेगा। हाँ। चोर की 4 आंखें, पुलिस की 2 आंखें हैं। सेकंड चीज, जो हमारी जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे समय बहुत लगता है। तो मेरे हिसाब से रेगुलेटर तो अपना काम कर ही रहे हैं, हाँ। बट हमें भी अपनी सावधानी बरतनी जरूरी वो है। जरूरी है। आपको माँ बाप को छोड़ के और कोई बंदा ऐसा नहीं है जो आपकी आर्थिक आजादी के लिए प्रार्थना करेगा, काम करेगा। हाँ। तो आप भी थोड़ी सावधानी बरतिए। बिल्कुल। ब्लाइंडली लालच की वजह से निवेश मत करिए। कीजिए। बिल्कुल, लालच की वजह से नहीं, लेकिन जो है प्लान तरीके से आपको निवेश करना है। बाजार की बात पे मैं वापस से लौटूंगी और कुछ आपसे सेक्टर स्पेसिफिक का बात भी करना चाहती हूँ, क्योंकि अब सारा फोकस जो है दारोमदार जो है बाजार में स्थिरता लाने का शायद लार्ज कैप्स की ओर बढ़ चुका है। ठीक है, तो अब ये बताइए, तमाम तरह के एक्सपर्ट्स आते हैं चैनल में, सब कहते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप में आपको मुनाफा हो रहा है तो बुक कर लीजिए, आप हल्के हो जाइए, लार्ज कैप में आ जाइए। अब यही इस रैली को आगे बढ़ाएंगे, ये पूरी तरह से कह सकते हैं हम? अगर आप होली में देखें तो लाल, पीला, नीला, गुलाबी सब सभी प्रकार रंग के हैं। कलर हाँ, होते हैं। हाँ। तो पोर्टफोलियो में लार्ज, मिड, स्मॉल, माइक्रो सब चाहिए। हाँ। बट अगर होली में लाल रंगी ज्यादा हो जाए तो फिर कलर की महफिल नहीं जमेगी। हाँ। तो एक चीज के ऊपर फोकस मत करिए। स्मॉल एंड मिड कैप में जाना है, जरूर जाइए, बट क्वालिटी में जाइए, रीजनेबल प्राइस वाले में जाइए, मोमेंटम वाले में मत जाइए। जो लोग सलाह देते हैं वो एडवाइस करते हैं प्रॉफिट या लॉस बुक करो मोमेंटम काउंटर से, नहीं कि क्वालिटी काउंटर से। हाँ। हाँ, बिल्कुल। और अब ऐसे में आपका फंड हाउस अगर का व्यू मैं जानना चाहूँ, तो किन सेक्टर्स में आने वाले वक्त में हमें थोड़ा सा और प्रखर होता हुआ दिखाई देगा और फोकस रहेगा आपका? हमें लगता है डोमेस्टिक सेक्टर है वो अच्छा वो करेंगे, theme बिकॉज रहेगी। यहाँ पे ग्रोथ अच्छी रहेगी। बिल्कुल। तो ऑटो, सीमेंट, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन जैसे डोमेस्टिक सेक्टर अच्छा करेंगे। हाँ। दूसरे 2 क्षेत्र जो चले नहीं है, आईटी और केमिकल, हाँ, बिल्कुल। उसमें लग रहा है कि अब बॉटमिंग आउट प्रोसेस चालू हो गई है। हाँ। केमिकल एक्सपोर्ट्स बढ़ने लगी है, जनवरी के नंबर काफी अच्छे आए, फरवरी में भी वो मोमेंटम रहा। हाँ। तो मेरे हिसाब से आईटी और केमिकल 2 कॉन्ट्रा सेक्टर होंगे जहां पे निवेश करने की सोच सकते हैं। हाँ। और डोमेस्टिक फोकस सेक्टर्स, वहां पे भी आउट परफॉर्मेंस आना चाहिए। अच्छा नीलेश सर, साथ ही अभी ये समय ऐसा है ना कि हर तरह की एसेट क्लास अच्छा कर रही है। इक्विटी अच्छा कर रहा है, सोना अच्छा कर रहा है, रियल एस्टेट, क्रिप्टो आप देख लीजिए वो भी अच्छा कर रहा है। अब ऐसे में कोई रीबैलेंस करने के बारे में सोचे भी ना, तो कहाँ सोचे? एक, आप अपनी ऑब्जेक्टिव पकड़ के रखिए। बिल्कुल। हाँ। अगर क्रिप्टो में खेलना चाहते हैं तो जरूर खेलिए, बट एकदम छोटी मात्रा में खेलिए। जितना जोखिम उठाना जितना सही। जोखिम आप उठा सकते हैं वो लीजिए। हाँ। अगर आप इक्विटी में बैठे हैं तो लॉन्ग टर्म लेके बैठिए। पिछले 1 साल का रिटर्न आने वाले 1 साल में आएगा, वैसी उम्मीद मत रखिए। हाँ। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए, बैलेंस बना के रखिए, संतुलन बना के रखिए। मेरे हिसाब से दैट विल बी गुड इनफ। अच्छा, चुनाव में ना बहुत ज्यादा टेम्पटेड हूँ चुनाव के बारे में आपसे बातचीत करने में, लेकिन अब ये बताइए कि यहाँ पर कितना आसान कितना कठिन हो सकता है पूरा आंकड़ा? मार्केट ने एक अनुमान लगा के रखा है हाँ। कि सरकार यही आएगी। हाँ।
रिफॉर्म्स के ऊपर और तेज कदम उठाएगी और भारत की ये जो अर्थव्यवस्था है वो 5वीं से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था तो बनेगी ही बनेगी, हाँ। बट फ्यूचर रेडी हो जाएगी फॉर विकसित भारत। हाँ। अब कोई 5 ट्रिलियन की बात नहीं कर रहा है, अब लोगों को विकसित भारत देखना है हाँ। और उसके लिए हमें कई कठोर, कई कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। अब वो निर्णय सरकार अगर बहुमत में होगी तो आसानी से ले पाएगी। बिल्कुल। जैसे हमने देखा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर बढ़ाना है तो फार्म रिफॉर्म्स जरूरी है, हाँ। बट जब फार्म लॉज आए तो हम उसे लोगों के पास से पसार नहीं कर सके। बिल्कुल। तो कैसे हम वो डिफिकल्ट डिसीजन ले सके जिसमें शॉर्ट टर्म भले शायद पेन हो बट लॉन्ग टर्म गेन हो। हाँ। तो ऐसा कह सकते हैं कि घरेलू फ्रंट पे अगर कोई चुनौती है तो वो कठिन निर्णय को लेकर उन पे अमल कर पाने को लेकर Yes. चुनौतियां होंगी। अदरवाइज ग्लोबली आपको लगता नहीं कि माहौल भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है? सी ग्लोबली एक चीज की हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, हमारी इकोनॉमी अच्छा कर रही है, लोगों की खराब कर रही है, इसलिए हम और अच्छे दिख रहे हैं। बिल्कुल सही। अब हम तो अच्छा करते रहे बट दूसरे लोग भी अच्छा करने लगे तो ये जो गैप है हमारा वो नैरो हो जाएगा। तो एक चीज ये ध्यान रखनी है कि हम अच्छा करते रहें और दूसरे भी उतना अच्छा नहीं करें। दूसरी चीज है कि आज ग्लोबली जियोपॉलिटिकल एक बहुत बड़ा असंतुलन में है। इजराइल, हमास, रशिया, यूक्रेन, दुनिया भर की चीजें चल रही हैं, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जियोपॉलिटिकल रिस्क हमारे पास नहीं आए। अच्छा, जब आप बात कर रहे हैं अब बहुत सारी बातचीत आपकी होती है रेगुलेटर्स के साथ, लगातार आप जो है अपनी रिपोर्ट्स और तमाम तरह की चीज़ें आती हैं। रेगुलेटर का फिलहाल सबसे बड़ा कंसर्न आपको क्या लगता है अगर हम निवेशक के नज़रिए से समझना चाहें तो? पिछले 25-30 सालों में जो मैंने रेगुलेटर से इंटरेक्शन किया है, उन्होंने हमेशा एक संतुलित पोजीशन ली है, निवेशकों का रक्षण हो हाँ। और मार्केट का विकास हो। बिल्कुल सही। हमारे रेगुलेटर मोनोपोलिस्टिक या यूनिफाइड गोल नहीं लेते हैं। हाँ। वो बहुत सारी चीजें बैलेंस ध्यान में करते रखते हैं। हैं। हाँ। तो अगर आरबीआई को देखे तो वो महंगाई, एफएक्स रिजर्व्स, बैंकिंग सिस्टम स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, सब चीजों को बैलेंस करते हैं। बिल्कुल। सेबी को देखे तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, मार्केट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, सब चीज को करते रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। मेरे ख्याल से चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं और जितनी बढ़िया और अच्छी हवा यहाँ पे चल रही है उसी तरह से हमारा ये पूरा जो इंटरेक्शन है वो भी खत्म हुआ है। धन्यवाद, आपका समय निकाला आपने। धन्यवाद।